दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पर अंतिम फंडामेंटल के क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी क्लास जो है पिछले दिनों संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड लगातार फंडामेंटल राइट्स पर ही बनी हुई थी, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम आज अपने अंतिम क्लास को बेहद महत्वपूर्ण रोल के साथ प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हमारा अधिकारों से रिलेटेड न्यायिक सेक्टर से जुड़ी हुई न्यायपालिका को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा भी करती है तथा किसी भी पदाधिकारी को ज्यादती या पद पे बैठे हुए पद का दुरुपयोग करने से भी रोकती है। दोस्तों ये सब कुछ अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जाता है कि आपके अधिकार तभी बचे रहेंगे जब पदाधिकारियों को अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने की कोई व्यवस्था होगी। दोस्तों कहीं न कहीं उपचार की व्यवस्था के अंतर्गत रीट की व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है, और रीट का मतलब एक ऐसा आदेश जो अधिकारों को हनित करने से रोकता है या अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है। दोस्तों आज हम रीट के संबंध में जो संविधान में 5 प्रकार के रीट हैं, वह जो अधिकारों के संबंध में हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही, पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ नजर रख लेते हैं। दोस्तों रीट हालांकि भारत के संविधान की देन नहीं मानी जाती है, भारत के संविधान में होने के बावजूद भी इसे ब्रिटिश संविधान या व्यवस्था की देन मानी जाती है। दोस्तों हम स्वतंत्रता से पूर्व या यूं कहें कि संविधान लागू होने से पूर्व भी हमारे देश में रीट की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय अर्थात 1950 से पहले जो रीट जारी करने की शक्ति थी वो सिर्फ भारत के 3 हाई कोर्ट के पास थी, 3 उच्च न्यायालयों के पास थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय को ही सिर्फ यह शक्ति थी कि किसी अधिकारों के विषय पर रीट जारी कर सकते हैं। दोस्तों 50 से पहले सिर्फ 3 उच्च न्यायालय याद रख लेंगे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये तीनों समुद्री तटों के लगभग स्थिति में स्थित शहर जो उस समय के बड़े शहर थे, उसमें जो स्थापित उच्च न्यायालय थे उन्हीं को ही भारत में रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। दोस्तों रीट ब्रिटेन के लोगों को अधिकार पाने का और अधिकार लेने का और अधिकारों को संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। इसलिए रीट को न्याय का झरना भी कहते हैं। दोस्तों याद रख लेंगे, ब्रिटेन में एक कहावत है और दुनिया भर के देशों में इसको स्वीकार किया गया है कि रीट को ही न्याय का झरना कहते हैं, अर्थात यहां न्याय बरसता है और लोग अपने न्याय को पाने के लिए यहां पहुंचते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि रीट के और भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नजर रखें तो भारत के संविधान से रिलेटेड 2 आर्टिकल को हमेशा याद रख लेंगे। मैं यहां आपको लिख के भी बता दे रहा हूं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 यहां जो मैं लिख रहा हूं वह रीट जारी करने के शक्ति के अंतर्गत यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है और 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। और मैं बता दूं कि यह दोनों आर्टिकल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इन दोनों के अधिकार क्या क्या हैं उसको देख लीजिए। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पर रीट जारी करता है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ रीट जारी करता है, मौलिक अधिकारों को लेकर रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है
फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट दोस्तों फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट को लेकर रिट जारी करता है। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट दो प्रकार के अधिकारों को लेकर रिट जारी कर रहा है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है और अदर राइट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट जारी कर रहा है। एक बात मैं यहां और भी जोड़ दूं आपको कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वह सरकार के विरुद्ध रिट का उपयोग करती है और जो हाई कोर्ट है वो अपने राज्य में व्यक्तियों के विरुद्ध रिट का उपयोग करती है। इसका भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पर सरकारों या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ रिट का उपयोग करती है और हाई कोर्ट संबंधित राज्य के व्यक्तियों के खिलाफ रिट का उपयोग करती है। तो इन दोनों भी कोर्टों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। एक और मैं बता दूं यहां कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों उसे रिट जारी करने के लिए बाध्य किया गया है, अर्थात अपने अधिकारों की गारंटी हेतु आप सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति जो है वह विवेकीय शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट अनिवार्य रूप से रिट जारी करे ऐसा अधिकार उसके पास नहीं है। वह चाहे तो रिट जारी करने से मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने से मना करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वह बेहद महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट पर रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स सहित अदर राइट पे भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसी अधिकारों के अंतर्गत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से अधिक ताकतवर माना जाता है। आप समझ लीजिए और जान भी लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से अधिक ताकतवर माना जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट विषय है और बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें यह पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा मामला है, ये किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अधिक ताकतवर हाई कोर्ट है। तो रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा ताकत दिया गया है, ज्यादा शक्ति दी गई है अगर सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बात किया जाए तो। मैं यह भी आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हाई कोर्ट इसलिए ज्यादा ताकतवर कहा जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पर तो रिट जारी करता ही करता है, आपके किसी भी ऐसे अधिकारों पर भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों यह आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे और यह बेहद इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं जो आप लिख पा रहे हो या देख पा रहे होंगे। अब हम यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 प्रकार के रीट क्या हैं और उनमें शामिल विषय क्या है। तो दोस्तों आप यहां देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जिसमें कहीं ना कहीं आप यह देख पा रहे हैं कि अब हम सामने आपके 5 रीट लिखे हुए हैं। दोस्तों इसमें पहला रीट लिखा हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप सामने देख लीजिए तो आपको नजर आएगा लिखे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को स्वशरीर प्रस्तुत करना, अर्थात किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोर्ट द्वारा यह उस अधिकारी से पूछा जाता है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, वह क्यों गिरफ्तार हुआ है, उसके लिए गिरफ्तारी का वजह क्या है और उसकी गलती क्या थी जिसके वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण कोर्ट द्वारा अधिकारियों से तब यह रिट जारी करके पूछा जाता है जब अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया होता है,
तो गिरफ्तार करने की परिस्थितियों में बंदी व्यक्ति को अर्थात जिसको बंद किया गया है उसकी प्रत्यक्षीकरण अर्थात स्वशरीर प्रस्तुति के लिए कोर्ट आदेश जारी करता है और इसी आदेश को हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः सामने लाना, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। दोस्तों दूसरा जो हमारा है वह है परमादेश। परमादेश से लग रहा है परम आदेश। दोस्तों परम आदेश अर्थात इससे बड़ा कोई आदेश नहीं हो सकता है। तो परमादेश जब न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो ध्यान रखेंगे वह किसी सरकार के खिलाफ जारी किया जाता है, वह किसी निगम के खिलाफ जारी किया जाता है या किसी पदाधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं परमादेश जो है यह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, सरकार या निगम, इसके खिलाफ कोर्ट परमादेश का आदेश जारी करती है और वह भी तब जारी करती है जब वह अपने दायित्वों के विरुद्ध कोई कार्य करते हों या उनके कार्यों से किसी के अधिकारों का हनन होता हो, तब जाकर परमादेश नामक रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और यह जारी सिर्फ किया जाता है किसको? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या सरकार के खिलाफ या निगम के खिलाफ परमादेश रीट जारी किया जाता है। अगर हम तीसरा देखें दोस्तों तो तीसरा है अधिकार परीक्षा। दोस्तों अधिकार परीक्षा का जो अर्थ होता है वह आपका प्राधिकार क्या है, इसका मतलब यह होता है कि आपका क्या प्राधिकार है। मीन्स अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायपालिका जब रीट जारी करती है तो ऐसे व्यक्ति जो गलत तरीके से पद को धारण किया हुआ हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जो लोक पद पर बैठा हुआ हो और गलत तरीके से लोक पद पर बैठा हुआ हो, तो किसी कार्य को करने के दौरान यह अधिकार परीक्षा नामक रीट जारी करके न्यायपालिका पूछता है कि आपका क्या अधिकार है कि आप इस पद को धारण किए हुए हैं, और आप यदि गलत हिसाब से पद को धारण किए हुए हैं तो आपको इस पद पर रहते हुए किसी कार्य को करने की इजाजत नहीं है। इस तरह से अधिकार परीक्षा का एक रीट होता है जो सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह जारी किया जाता है जो गलत तरीके से या अवैध तरीके से किसी पद को धारण किया हुआ रहता है। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा यह तीसरे प्रकार की रीट है। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार के रीट को लेकर। तो चौथा प्रकार का रीट जो है उत्प्रेषण से जुड़ा हुआ रीट है, और उत्प्रेषण का मतलब यह होता है पूर्णतया सूचित करना। दोस्तों पूर्णतया सूचित करना यह उत्प्रेषण से संबंधित रीट का मतलब होता है, और यह तब जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक, कि जब किसी अपर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ के न्यायालयों के द्वारा किए गए किसी न्याय के विरुद्ध जो न्याय नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करती हो, या किसी फैसले के विरुद्ध जो फैसला नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कनिष्ठ न्यायालयों के फैसले को अपर न्यायालय उत्प्रेषण के अधिकार के अंतर्गत रोकने का कार्य करता है। दोस्तों ध्यान निश्चित तौर पर दिए होंगे आप, और आपको पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि लोअर कोर्ट जो कोई फैसला ले रहा हो उसमें किसी प्रकार के नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन दिखता हो, तो ऐसे आदेशों को रोकने का या ऐसे फैसलों को करने से रोकने का कार्य अपर न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है उत्प्रेषण। ध्यान रखेंगे उत्प्रेषण एक महत्वपूर्ण है, यह लगातार आपसे पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको हमारी वीडियो को एक बार रिपीट करके आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अंतिम तथा पांचवा जो रीट है वो क्या कहता है
इसका मतलब होता है प्रतिषेध कहा जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ध्यान रखेंगे, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। दोस्तों मैं बता दूं कि यह भी अपर न्यायालय द्वारा अपने से कनिष्ठ न्यायालयों के उस कार्य को करने से मना किया जाता है जो उसके प्राधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है वह कार्य, उसके बावजूद भी कनिष्ठ न्यायालय द्वारा वह कार्य किया जाता है तो अपर न्यायालय द्वारा उस कार्य को करने से रोका जाता है। दोस्तों यह भी एक बात तो जरूर स्पष्ट हो जा रही है कि यह भी अपर न्यायालय और लोअर न्यायालय के बीच का मामले को या बीच के संबंधों को दर्शा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्प्रेषण के अंतर्गत एक कार्य की जा चुकी है न्यायालय द्वारा, लेकिन वह कार्य नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करता है, तो उस कार्य के खिलाफ अपर न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। यह प्रतिषेध का मामला है, लेकिन यह उत्प्रेषण का मामला है। लेकिन प्रतिषेध का मामला क्या कहता है? प्रतिषेध के मामले के अंतर्गत एक लोअर कोर्ट जो है, जो कार्य कर रहा है वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्य को करने से रोकने का कार्य करता है अपर न्यायालय, तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। यह 5 प्रकार के रीट हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह 5 प्रकार के रीट आपको समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि बेहद सरलता के साथ आपको यह 5 प्रकार के रीट बताए जा रहे हैं। और मैं एक और इसमें शब्द जोड़ दूं कि 5 रीट में से, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, यह तीनों के सिवाय बाकी जो 2 रीट हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यह सिर्फ एक न्यायालय का दूसरे न्यायालय से ही संबंध है। अर्थात उत्प्रेषण और प्रतिषेध 2 न्यायालयों के बीच का संबंध है। अपर न्यायालय लोअर न्यायालय को या तो उसके कार्यों के खिलाफ रिट जारी करता है जिसमें नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, या फिर उसको ऐसे कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी उसके करने पर इस कार्य को अपर न्यायालय द्वारा रोका जाता है। तो दोस्तों ये 2 न्यायालयों के बीच से संबंधित जो रीट हैं, एक उत्प्रेषण है, एक प्रतिषेध है। तो दोस्तों ये रीट से संबंधित आज का वीडियो था और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लासेस आपको बेहतर लगी होगी और रीट के संबंध में जो भी प्रश्न आपके सामने समस्या बनकर आ रही होगी उसका समाधान आप इसी वीडियो से कर ले जाएंगे। मैं उम्मीद भी कर रहा हूं और भरोसा भी आपको दिला रहा हूं, यदि आप वीडियो को देखकर समझ चुके रहेंगे तो रीट पर आने वाले पिछले 20 वर्षों के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस के द्वारा आप देखने का प्रयास करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे। यदि आप नए व्यूअर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपके पास ये हमारी सारी वीडियोस, इसी प्रकार के सभी डिटेल आधारित वीडियोस आपके पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।